107.8 एफएम रेडियो जय घोष पर मैं कल्चर दीदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हर बार मैं कुछ स्पेशल लेकर के आती हूँ और इस बार मैं लेकर के आई हूँ 16 संस्कारों में जो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। चूँकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बड़ी ही विशेष है। कितनी ही संस्कृतियाँ दुनिया में आईं और ख़त्म हो गई, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति जो हमारी सनातनी संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे संस्कार हैं, वही कारण है कि इतनी पुरानी हमारी संस्कृति आज भी निरंतर धारा प्रवाह चली आ रही है। तो आज हमारे स्टूडियो में इस विषय पर बात करने के लिए आमंत्रित किया है हमने डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला जी को। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने बहुत विशेष ये विषय उठाया है जी मैम, इसलिए कि आज आप देखिए समाज में, पूरे देश में या दुनिया की हम बात करें तो पूरी दुनिया में एक अजीब सी स्थिति है जी बड़ी असमंजस की स्थिति है और भाग दौड़ बहुत है, भागम भाग है जी किसी को अपने लिए, अपने समाज के लिए या अपने देश के लिए जी सोचने का भी समय नहीं है। बिल्कुल। जबकि हम अगर अपनी पुरातन संस्कृति की बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ हमारे इतिहास में जी एक से एक ऐसे राजे महाराजे हुए हैं जी जिन्होंने अपने ताकत और अपने शस्त्र शास्त्र का जी किस तरह से इस्तेमाल किया और देश की रक्षा की है, जी अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की रक्षा की। तो आज भी ज़रूरत है कि हम अपने जो ये हमारे जो 16 संस्कार जन्म के पहले से शुरू हो जाते हैं और मृत्यु के बाद ख़त्म होते हैं, यानी कि हमारे पूरे जीवन में साथ साथ चलते हैं। तो 16 संस्कारों की जो मैं बात कर रही हूँ, इसका उल्लेख चरक संहिता में, हमारे पुराणों में सभी जगह मिलता है। जैसे कि हमारा जीवन ही हमारे ऋषि महर्षियों ने 4 भागों में विभाजित किया था। देखिए मैम, सनातन संस्कृति जो जी। है पौराणिक काल से तथाकथित हमारे जो वेद हैं, वेदांग हैं, हमारे उपनिषद हैं, जी। हमारे पुराण हैं, उसमें जितनी भी चीज़ों का उल्लेख है, आधुनिक विचारधारा के जो ये यंगस्टर जनरेशन तैयार हो रही है तो वो मान सकती है कि ये कपोल कल्पना है, या जैसे आप आज की जनरेशन से बात करें तो उनको ये पूर्व काल का कुछ अस्तित्व समझ में नहीं आता। लेकिन एक विज्ञान की दृष्टिकोण से, चूँकि हम लोग विज्ञान के दृष्टिकोण को ही स्वीकार्यता अपनी देते हैं, तो मैं आज पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि विज्ञान की दृष्टिकोण से भी जो ये गर्भाधान संस्कार या जितने भी संस्कार या जो पौराणिक हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है वो सर्वथा सत्य बात है। अब आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं अभी, इसमें सबसे लेटेस्ट जब मैं चीज़ों को पढ़ना मैंने चालू किया तो एक थ्योरी मैंने पढ़ी, फॉर्मेटिव कॉन्जुगेशन, विच प्रोवाइड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट है डॉक्टर रूपर्ट सर्डेक। इनकी ये मॉडर्न थ्योरी है फॉर्मेटिव कॉन्जुगेशन, और उन्होंने जो ये गर्भाधान संस्कार है इस पे बड़ा फोकस करके विज्ञान के दृष्टिकोण से समझाया है कि आखिर समाज में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा दूर जाके सोचिए कि जो अपराधी तत्व हैं उनकी ऐसी क्यों विचारधारा है। कहीं ना कहीं वो जन्म ले रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि भविष्य में अपराध मुक्त हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो जो भविष्य में भी इस तरीके की मानसिकता के लोग होंगे वो भी जन्म ले रहे होंगे या जन्म लेने के प्रोसेस में होंगे। तो जब ये साइंटिस्ट उस पर अपना रिसर्च पेपर उन्होंने पब्लिश किया है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो माँ होती है उसके आचार विचार और व्यवहार का बहुत बड़ा इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे हार्मोन हैं, जैसे उन्होंने बताया कि अगर माँ खुश है सेरोटोनिन का फॉर्मेशन होता है। अगर सेरोटोनिन का फॉर्मेशन पूर्णतया हो रहा है तो जो बच्चा माँ के यूट्रस में है वो उसका अवचेतन मन बहुत स्ट्रांग होगा
हम्म। क्योंकि ये हार्मोन जो है वो जब माँ खुश है तब सिक्रेट कर रही है। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। वहीं इसके विपरीत हम्म। अगर घर का माहौल कलहपूर्ण है या माँ किसी भी तरीके से स्ट्रेस में है, तनाव में है, तनाव में। तो वो स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे हम सब जानते हैं स्ट्रेस हार्मोन में हम एग्जांपल ले लेते हैं एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन। तो ऐसे बच्चे बहुत ही आक्रामक स्वभाव के होते हैं। ये मैं विज्ञान के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। ये उसी जो की जरूरत ही है डॉक्टर आज जो साहब ये आज। मॉडर्न थ्योरी जो हम बात कर रहे हैं, अब मैं अपने सनातन संस्कृति की तरफ वापस जाता हूँ। ये बात मुझे इसलिए विज्ञान का और ये डॉक्टर रूपर्ट का एग्जाम्पल पहले लेना पड़ा कि आज का जो जनरेशन है वो हर चीज़ में प्रूफ मांगते हैं। तो आप देखिए कि ये मॉडर्न थ्योरी है। अब मैं अपनी सनातन संस्कृति में उल्लेखित व्यास संहिता, चरक संहिता या भृगु संहिता जब मैं पढ़ने बैठा तो मुझे मिला कि इन सब में गर्भाधान संस्कार और एक उचित समय में किस तरीके से एक स्ट्रांग मस्तिष्क वाले बच्चे का जन्म दिया जा सकता है, वो उल्लेखित मिला मुझे। और तो इससे मैं पढ़ते हुए मुझे समझ में आया कि जो हमारे ये ऋषि मुनि और ये लोग थे, ये तो अपने आप में विज्ञान की सर्वोच्च या चरम लेवल के मस्तिष्क वाले व्यक्ति थे। तो मैं ये बात इस वजह से कह रहा हूँ कि आज जो हम सब सनातन पंथी या हम लोग जो सनातन संस्कृति के लिए बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ तो हमारे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। हाँ, कालांतर में इन सब चीज़ों का लोप हुआ क्योंकि हम मॉडर्न साइंस की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन हम ये भूल गए। मैं एक वैज्ञानिक होने के साथ बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे पुराणों में, हमारी संस्कृति में, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व की जितनी भी संस्कृतियाँ विकसित हुई हैं उन सभी संस्कृतियों में इन सब चीज़ों का उल्लेख हमारी सनातन संस्कृति में ही मिलता है। आप छोटा सा एग्जांपल देंगे कि आप देखिए राजा दशरथ जब उनके पुत्र नहीं हो रहे हैं तो वो उनको किसी ने रिकमेंड किया कि भाई एक इस तरीके का यज्ञ का आयोजन किया जाए, और उस यज्ञ को करवाने वाले भी एक विशेष प्रकार के ऋषि, श्रृंगी ऋषि, जितना मेरे पास नॉलेज है उसके हिसाब से। तो आप देखिए आज के अगर मॉडर्न जनरेशन में इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करिए तो आज IVF कल्चर चला, बिल्कुल, जिसके लिए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं। तो दैट्स मीन्स ड्यूरिंग दैट टाइम श्रृंगी ऋषि जो थे वो इसके स्पेशलाइज्ड थे, तो उनको लेके आया गया और आप देखिए 4 उनके पुत्र पैदा होते हैं। कितना आप देखिए हमारा जो सनातन संस्कृति है वो कितना मॉडर्न साइंस है। विश्व की किसी भी संस्कृति में ये डिफाइन नहीं किया जा सकता है कि होने वाली संतान पुत्र होगी कि पुत्री होगी। बिल्कुल सही। और इस विधा का हम मॉडर्न साइंस या तथाकथित आज के परिप्रेक्ष्य में इस साइंस का लोप हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हम अपग्रेशन में जा रहे हैं कि डिग्रेशन में जा रहे हैं। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर, और होने वाली देखिए 4 पुत्र ही उनके पैदा होते हैं। तो कोई तो विज्ञान ऐसा था ना ऋषि श्रृंगी के पास कि पुत्र को भी वो कर सकते हैं। हालांकि आज के परिवेश में इसकी प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि अगर आप इमेजिन करिए कि ऐसा हो जाए तो हर कोई पुत्र, ये समाज जो है पुत्र और पुत्रियों के दोनों के लिए इक्विवेलेंट है। हाँ, असंतुलन हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि हमारे सनातन संस्कृति में इन सब चीज़ों का सब वर्णन है और सब विद एग्जाम्पल है। तो वो कोई कपोल कल्पना नहीं है। ये संदेश मैं आपके इस FM चैनल के माध्यम से आज की जनरेशन को देना चाहूँगा, जो हमारी सनातन संस्कृति को कुछ कपोल कल्पना समझते हैं। बिल्कुल। तो मैंने विज्ञान का आपको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रिसर्च पेपर बताया और मैंने आपको ये चीज़ें बताई। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे जो ऋषि मुनि या हमारे जो पूर्वज थे वो एक वैज्ञानिक ही थे। बिल्कुल सही बात है। उनका जो जीवन व्यापन करने का उनका जो तरीका था वो वैज्ञानिक ढंग था। वो कोई इस तरीके का आडंबर नहीं था, और यही सर्वथा सत्य है। बिल्कुल।
तो दोस्तों, आज हमारे इस कार्यक्रम में संस्कृति और संस्कार कल्चर दीदी के साथ में आज मैं लेकर के आई हूँ 16 संस्कार का पहला संस्कार, गर्भाधान संस्कार। डॉक्टर साहब, क्यों ज़रूरी, इसके मूल में क्या है गर्भाधान संस्कार? जो ये हुआ जन्म से पहले, यानी जो अभी इस दुनिया में आया नहीं है, उसको लाने के लिए ये सारी व्यवस्था है गर्भाधान संस्कार की। बिल्कुल मैम, देखिए हर स्त्री पुरुष की ये चाह होती है कि वो एक स्वस्थ और चैतन्य मस्तिष्क वाले बच्चे का बर्थ कराए। लेकिन वास्तव में आज के परिवेश में आप देखिए कि इसकी प्रासंगिकता क्या है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि समाज में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, तो आप इसके मूल में जाइए कि अपराधी कौन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई अपराध करना चाह रहा हूँ तो मेरा मन मस्तिष्क उस तरीके का है, तभी तो मैं अपराध की तरफ उन्मुख हूँ। बिल्कुल। तो जो हमारी सनातन संस्कृति में एक मुहूर्त निकाला जाता था कि भाई अब हमें आगे की संतान की उत्पत्ति के लिए जाना है, तो वो ग्रह नक्षत्र और इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके, ये बात मैं फिर कहूँगा, ये जो मैंने बोला कि ग्रह नक्षत्र और एक उचित समय का निर्धारण करते थे, वो कोई कपोल कल्पना या कोई आडंबर नहीं है। उसको मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूँगा कि वो साइंटिफिक था। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि जो मेल होता है उसमें स्पर्म हुआ, फीमेल में एग हुआ, और स्पर्म जो होता है वो एग को फर्टिलाइज करता है जाके। और यहाँ के माध्यम से मैं बताऊंगा कि फीमेल ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें सिर्फ एक एग होता है, उसके विपरीत मेल के 1 to 3 ml जेनेटिक प्लाज्म में मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं। और इन मिलियंस ऑफ स्पर्म में कोई एक स्पर्म के अंदर ये एलिजिबिलिटी होती है कि वो उस एग को फर्टिलाइज करे। अब इसके पीछे की थ्योरी आप समझने की कोशिश करिए। थ्योरी ये है कि प्रकृति उस मेल के सबसे सुयोग्य स्पर्म का चयन करना होता है। तो क्या हुआ, जो नेचर का लॉ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो हमारे जन्म के पहले ही उन स्पर्म में आपस में, क्योंकि ये जितने भी स्पर्म होते हैं उन सब की चाह होती है, मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि इस एग को फर्टिलाइज करें तभी वो जीवित रह सकते हैं। तो ये सब दौड़ लगाते हैं। एग स्पर्म तक नहीं आएगा, स्पर्म को एग तक जाना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो कमज़ोर होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, और अंत में उस एग के पास जो 36 आवर का प्रोसेस होता है आफ्टर मेटिंग, जब वो स्पर्म पहुँचते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म उसके चारों तरफ होते हैं। देखिए प्रकृति ने उस जेनेटिक प्लाज्म में सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म को फिल्टर कर दिया। अब हम गर्भाधान संस्कार को इसी में थोड़ा सा जोड़ते हैं। तो ये सब जब मैं इस पर, जैसा आपका आदेश हुआ तो मैंने और पढ़ना चालू किया, बहुत सारे रिसर्च पेपर मैंने पढ़े, तो मुझे को मिलता है कि ये जो मूवमेंट है, स्पर्म का मूवमेंट है, ये मून से ऑपरेटेड है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मून से ऑपरेटेड है। तो मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने एक पर्टिकुलर वो मुहूर्त निकालते थे, तो उनको चंद्रमा का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से पता था। उसी आधार पे तो उन्होंने निकाला, कैलकुलेट किया। तो उसके पीछे की साइंस ये थी कि अब जो संतान उत्पत्ति हो वो बहुत स्ट्रांग हो। जैसा आप ज़्यादा अच्छा जानते हैं, आप संस्कृति की एक अलग जगा रही हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छा मालूम होगा कि हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ फीमेल के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहें कि जो एग फॉर्मेशन के बाद का टाइम होता है, तो वहाँ पे वो प्रोहिबिटेट करते हैं कि मेटिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर ड्यूरिंग दैट टाइम वो मेटिंग करते हैं तो होने वाली संतान अल्पायु, मंदबुद्धि या उसके जन्मजात बीमारियां होती हैं। इसीलिए कुछ बच्चे ऐसे जन्मजात ये होता है कि ऐसे क्यों हुए। आप उसका एग्जाम अगर आप एक मिनी रिसर्च कर लीजिए तो निश्चित रूप से आपको उसकी थ्योरी मिल जाएगी।
तो डॉक्टर साहब, जैसे कभी कभी हम लोग हॉस्पिटल में ऐसा देखते हैं कि डॉक्टर्स ही बताते हैं कि आज के दिन पूरे इस वार्ड में लड़के ही लड़के हुए हैं, है ना, और कभी कहते हैं कि आज के इस वार्ड में पूरी बेटियां ही हुई हैं। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों है? अगर विज्ञान के ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति है, ये कोई ऐसा नहीं है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। कारण क्या है मैम, जैसे देखिए अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि चंद्रमा या मून का जो मूवमेंट है उससे स्पर्म का जो गति होता है वो निर्धारित होता है। स्पर्म जो होते हैं, जो क्रोमोसोम होता है ह्यूमन बीइंग में, वो XY होते हैं। बिल्कुल। माँ में XX होते हैं। मतलब क्या है, माँ को X ही क्रोमोसोम देना है, लेकिन पिता के ही क्रोमोसोम से होने वाली संतान के लिंग का निर्धारण होता है। मैं सीधे शब्दों में कहूँ कि जैसे आप सोचिए कि होने वाली संतान पुत्र है या पुत्री, इसमें माँ का कोई रोल नहीं होता है, इसमें पिता का ही रोल होता है। पुराने ज़माने में आप चले जाइए कि किसी माँ के मान लीजिए 8 लड़कियां हो गई, तो वो क्या करता था, उसका हस्बैंड दूसरी शादी करता था कि अरे इसके तो लड़कियां ही लड़कियां हो रही हैं, हम दूसरी शादी कर लेते हैं। अब विज्ञान के दृष्टिकोण से आप समझिए कि उस स्त्री को तो XX ही क्रोमोसोम देना है। मतलब क्या है, पुत्र या पुत्री का डिसीजन पिता लेगा, पिता का ही होगा। जब उसका X क्रोमोसोम माँ के उससे मिलेगा तो होने वाली संतान पुत्री होगी, और जब Y क्रोमोसोम मिलेगा तो पुत्र होगा। अब X और Y क्यों मिलेंगे? अगर ये उस पिता के हाथ में हो तो मैं समझता हूँ इस समाज में बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो जाएगा। हर किसी के अंदर एक दबी इच्छा होती है कि पुत्री हो। हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुत्रियां बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये जो X और Y का मूवमेंट है, ये प्रकृति पद्धत है, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो निकाला, समय कम होने की वजह से मैं उतना संक्षेप में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना जरूर इस मन से कह रहा हूं कि ये सब कुछ मून ऑपरेटेड है, और चंद्रमा के एक्सप्लोरेंस से ही इस X और Y का एक कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप देखिए, जैसे आज के परिवेश में चंद्रमा का वो मूवमेंट है तो सब Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज होंगे, तो होने वाली संतानें सारी पुत्र होंगी। और अगर कल वो करते हैं तो होने वाली संतानें लाइन से सब पुत्रियां होंगी। तो ये साइंटिफिक है, और इसका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में पूर्व काल में, जैसे मैंने राजा दशरथ का एग्जाम्पल दिया, ऐसा है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये सब साइंस का मैटर है। और मुझे बड़े गर्व से ये मैं कहता हूँ कि हमारे ऋषि मुनियों को इस साइंस के विषय में पूरी तरीके से ज्ञात था। हाँ, और इसका मतलब डॉक्टर साहब आज भी जो है इस संस्कार की बड़ी अहमियत है। हाँ, और सबको ये प्रासंगिकता है, क्योंकि हम एक स्वस्थ बिल्कुल चेतन मन वाले संतान की उत्पत्ति हमें करना है। जो संतान है, जो आने वाली है, 80% उसका ब्रेन डेवलप हो जाता है माँ के प्रेगनेंसी पीरियड में। बिल्कुल। आप देखिए पुराने टाइम में वो संगीत सुनाते थे और भी सारी चीज़ें होती थी। तो हमारी ये जिम्मेदारी है, ये गर्भाधान संस्कार की आवश्यकता आज के मॉडर्न परिवेश में क्यों है, जिससे कि एक स्वस्थ समाज, एक संस्कारित समाज का निर्माण किया जा सके। और ये विज्ञान की दृष्टिकोण से सर्वथा सत्य है। ये कोई हम उसको, जैसे आज की जनरेशन को कुछ हम उन पे थोप नहीं रहे हैं, उनको पढ़ने की आवश्यकता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ये सब कुछ उल्लेखित है। यानी कि अब आप देखिए, पुरानी भी बात हम करें तो स्वयंवर होते थे, और जो राजकुमारियां होती थी, जो लड़कियां होती थी, वो इतनी भरी सभा में जो सबसे बड़ा योद्धा होता था, बलिष्ठ होता था, शारीरिक शौष्ठों की अगर हम बात करें कि सीता ने भी धनुष तोड़ने पर राम के गले में जयमाला डाली थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है गर्भाधान संस्कार, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। और ये तब भी प्रासंगिक था, और आज भी प्रासंगिक है, और सदा प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि हर माता पिता की ये चाहत होती है कि उनके घर में स्वस्थ और बुद्धिमान चिरंजीवी संतान का जन्म हो। तो अगली बार भी और गर्भाधान संस्कार के माध्यम से आप ये ऐसी संतान प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को इम्प्लीमेंट करते हुए बात कर रहा हूँ। जी। तो डॉक्टर साहब, अब समय
इजाज़त नहीं दे रहा है। जी तो आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना महत्वपूर्ण जी विषय पर हमसे चर्चा की और बहुत ज़रूरी था ये आज जी। का एपिसोड। आप हमारे स्टूडियो में आए, हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने हर एपिसोड में आपको गीत ज़रूर सुनाते हैं, तो आज मैं बात कर रही हूँ गर्भाधान संस्कार की। तो मैं सुनाने वाली हूँ, हमारे स्टूडियो में हमारी आज की कलाकार हैं रेखा मिश्रा जी, जो लेकर के आ रही हैं 2 गीत, एक सरिया और एक साधे, जो कि जन्म से पहले यानी कि जब शिशु गर्भ में होता है तब ये गीत गाए जाते हैं, सरिया साधे। तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत। जय हो हंसत खेलत घर आई कहाँ सरी, हंसत खेलत घर आई कहाँ सरी, खेल आयो मोरे लाल कहाँ सरी, खेल आयो मोरे लाल। एक पग धरो तेरी पर दूसर पलंग पर, वीणो गरबा लगाए कहो गना, वेदना मोरे लाल कहो गना, वेदना मोरे लाल। लाज शरम केरी बात, सकुच केरी बात, पुरुष आगे कहा कहो मोरे लाल, पुरुष आगे कहा कहो मोरे लाल। बाहाँ अंग मोरा फर के, दाहिना मोरा खस के, मरहु बजरवा के तीर सुघड़ दाई, काहियो मोरे लाल सुघड़ दाई, काहियो मोरे लाल। भोर होत पाँव फाटे ललन मोरा जन्म में सुघड़ दाई, गोद लियो मोरे लाल सुघड़ दाई, गोद लियो मोरे लाल। गाई के बड़े बड़े दांत, सूप जैसे कान, ललन मेरो डर गयो मोरे लाल, ललन मेरो डर गयो मेरे लाल। हंसत खेलत घर आई कहाँ सरी, हंसत खेलत घर आई कहाँ सरी, खेल आयो मोरे लाल कहाँ सरी, खेल आयो मोरे लाल कहाँ सरी, खेल आयो मोरे लाल। जय हो कमर से उठी पीर राजा, अब ना बचूंगी, कमर से उठी पीर राजा, अब ना बचूंगी, कमर से उठी पीर राजा, अब ना बचूंगी, अब ना बचूंगी राजा, अब ना बचूंगी, अब ना बचूंगी राजा, अब ना बचूंगी, कमर से उठी पीर राजा, अब ना